Hello and welcome to the tutorial series The Age of Industrialization. This is the second part with chapter notes explanation. So let us begin. What happens when there is abundance of labor? अगर लेबर्स मजदूर काफ़ी ज़्यादा तादाद में हो, जितनी उनकी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा, तो क्या होगा? इंडस्ट्रियलिस्ट्स एम्प्लॉय देम एट लो वेजेस, तो उन्हें काम पर रखने वाले उद्योगपति कम वेजेस पे एम्प्लॉय करेंगे. ऑफ फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि इससे स्थितियाँ और भी गड़बड़ हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी. इसी थीम पर हम इस सेकेंड पार्ट को स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से विक्टोरियन ब्रिटेन के पीरियड के दौरान लेबर्स की अधिकता के कारण क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, उनकी लाइफ कैसे गुजर रही थी और इंडस्ट्रियलिस्ट्स क्या फ़ायदा उठा रहे थे इस अबंडेंस ऑफ लेबर का. तो पहला टॉपिक, द इंडस्ट्रियलिस्ट्स डिड नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न मशीनरी एंड प्रिफर्ड हैंड लेबर. तो इस अधिकता के कारण वो अपना कैपिटल, अपनी पूंजी, पैसा नहीं लगाना चाहते थे मशीनरी में और इसी अबंडेंस ऑफ लेबर को लो वेजेस पर रखकर प्रोडक्शन करना चाहते थे. तो इसकी वजह क्या थी? नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर. और जो गरीब किसान थे, पुअर पीजेंट्स और जो बेकार लोग थे, वो जब नौकरी का पता चलता था कि शहरों में उपलब्ध हैं तो सिटीज़ की तरफ मूव कर जाते थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में, कि उन्हें कोई जॉब वहाँ मिल जाएगी. और इंडिया में आज भी ये देखने को मिलता है कि हाउ रूरल पीपल आर मूविंग टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब्स. अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो ऐसा ही होता है. दूसरा, प्लेंटी ऑफ लेबर उपलब्ध था. ये अभी हमने यहाँ देखा है, एबंडेंस ऑफ लेबर. ये थीम ही हमारी सेकेंड पार्ट की यही है. थर्ड, वेजेस काफ़ी कम थे, वजह हमने अभी यहाँ देखी. और जिन लेबर्स को काम मिलता भी था उनकी डिमांड भी थी, तो पूरे साल भर एक जैसी नहीं रहती थी. मीन्स देयर वॉज सीजनल डिमांड फॉर लेबर्स. कब? जब इंडस्ट्रीज़ में लेबर्स को हायर किया जाता था जब कोई सीजनल डिमांड्स होती थी. जैसे फॉर एग्जांपल गैस वर्क्स का काम, ब्रूरीज मीन्स शराब खानों में भी ठंडी के मौसम में काम बढ़ जाता था. बुक बाइंडिंग, प्रिंटिंग, क्रिसमस के समय इनका काम बढ़ जाता था तो लेबर्स रखे जाते थे. आज इंटरनेट के दौर में लोग ना जानते होंगे, लेकिन पहले कार्ड के माध्यम से ही ग्रीटिंग्स भेजी जाती थी, लेटर्स का प्रयोग किया जाता था. तो इस तरह लेबर्स सीजनल डिमांड्स पर रखे जाते थे. और इसी ठंडी के मौसम में यानी विंटर सीजन में जहाज़ों की भी, शिप्स की भी मरम्मत होती थी, रिपेयर किए जाते थे और उनकी सजावट होती थी. तो इस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैंड लेबर प्रीफर करते थे मशीनरी लगाने की बजाय. और इस हैंड लेबर को प्रीफर करने के लिए कि श्रमिकों के द्वारा ही काम कराया जाए, मशीनों का प्रयोग ना किया जाए, इसकी एक और वजह थी, वो ये थी कि सम प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय हैंड लेबर. क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट ऐसे थे, उत्पाद ऐसे थे जो हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे, उन चीज़ों को हाथ से ही अच्छा बनाया जा सकता था. मीन्स ऑफन देयर वर डिमांड्स फॉर गुड्स विद इंट्रिकेट डिज़ाइंस. इंट्रिकेट डिज़ाइंस मीन्स बहुत बारीक काम जिन पर होता था, जैसे नक्काशी का काम है, कोई बारीक डिज़ाइन बनानी है या कुछ खास आकार की चीज़ें बनवानी है, तो उस पर मैनुअल स्किल का ही प्रयोग किया जा सकता था. क्योंकि मशीनों में हम एक जैसा ही उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन एक श्रमिक उसी चीज़ को अलग अलग ढंग से बना सकता है. जैसे एक टेलर कपड़े सिलता है तो अलग अलग नाप के कपड़े सिल देता है, लेकिन अगर हम मशीनों का प्रयोग करेंगे तो जैसे उसमें फीडिंग होगी वैसे ही वो माल बना के मशीन दे देगी. तो मैनुअल स्किल का प्रयोग किया जाता था स्पेसिफिक शेप्स की बनावट के उत्पादों के लिए, बहुत ही महीन कारीगरी, बारीक डिज़ाइन के उत्पादों के लिए. उदाहरण के लिए जैसे 500 प्रकार के हथौड़े तैयार किए जाते थे ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी में, और 45 प्रकार के कुल्हाड़े, और ये हाथ से ही तैयार किए जाते थे लोहार के द्वारा 19वीं सेंचुरी में. तो ये भी एक वजह थी हैंड लेबर को प्रीफर करने की, कि श्रमिकों का ही प्रयोग किया जाए, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है कि मशीनरी की बजाय हैंड लेबर को प्रेफरेंस दिया जाता था. और जो अपर क्लास थी, अरिस्टोक्रेट्स एंड वर्जुआ, प्रीफर्ड हैंडमेड प्रोडक्ट्स. तो ये भी ऐसे प्रोडक्ट्स को पसंद करते थे जो श्रमिकों के द्वारा हाथ से बनाए जाए. जैसे कि हाथ के बनाए प्रोडक्ट्स काफ़ी रिफाइंड हो सकते थे. मीन्स कि हाथ की बनी चीज़ों की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी होती थी, क्योंकि जैसा ये खरीदार चाहते थे वैसा उसे बनवा सकते थे. और दे वर इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड, चूँकि वो व्यक्तिगत रूप से तैयार की जाती थी, तो जो भी डिज़ाइन चाहिए थी, ये अरिस्टोक्रेट्स या कुलीन वर्ग के लोगों की जो भी डिमांड थी कि प्रोडक्ट ऐसा बनना चाहिए, तो ये बना सकते थे हाथ से कारीगर. केयरफुली डिज़ाइनिंग होती थी ऐसे प्रोडक्ट की जिनको लोग अपने हाथ से बनाते थे. तो स्टाइल, रिफाइनमेंट और मनपसंद डिज़ाइन के लिए भी हैंड लेबर का प्रयोग किया जाता था. हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे श्रमिकों के द्वारा. और जो मशीनों से प्रोडक्ट्स तैयार होते थे, क्योंकि फैक्ट्रीज तो उस वक्त लगी थी, कारखाने चलते थे, तो उनके बने हुए प्रोडक्ट्स को, गुड्स को कॉलोनीज में निर्यात कर दिया जाता था. कि ब्रिटेन में मशीनरी प्रोडक्ट्स जो थे वो इंडिया जैसी कॉलोनी में बेचने के लिए भेज दिए जाते थे. तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक यहाँ पर क्लियर होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स श्रमिकों की अधिकता को देखते हुए मशीनरी में इन्वेस्टमेंट ना करके वो हैंड लेबर को ही प्रेफर करते थे, मजदूरों से ही
हाथों से ही काम कराना पसंद करते थे और ये सारे कारण उसके थे। इफ एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक्स यू कैन आंसर देम वेल। लेकिन अभी हमने देखा था कि अबंडेंस ऑफ लेबर की वजह से वेजेस काफ़ी कम रहते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट की चिंता हमेशा सताती रहती है वर्कर्स को। तो उनका जीवन कैसा था? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ ऑफ वर्कर्स। डिफ़िकल्टी इन गेटिंग जॉब्स। नौकरियां आसानी से नहीं मिलती थी, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा था और अगर नौकरी की तलाश में लोग जाते भी थे शहर तो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब्स डिपेंडेंट ऑन नेटवर्क्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड किन रिलेशंस। तो अगर शहर में पहले से ही कोई फैक्ट्री में काम कर रहा हो, उनका कोई मित्र या उनका कोई रिश्तेदार, जान पहचान का व्यक्ति, तो नौकरी मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते थे। दूसरा, एनी रिलेटिव ऑफ फ्रेंड इन फैक्ट्रीज रेज द पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब्स। तो ये पॉइंट इसी से मिलता जुलता है कि कोई रिलेटिव हो तो जॉब पे रखवा सकता था, चांसेस ज़्यादा होते थे। बट जॉब्स वो स्टिल डिफिकल्ट एज एवरीवन डिड नॉट हैव सोशल कनेक्शंस। लेकिन सबके साथ ये हो नहीं सकता था कि उनका कोई ना कोई रिश्तेदार वहाँ पे हो। शेल्टर प्रॉब्लम थी शहरों में, गांव से काफ़ी ज़्यादा तादाद में शहरों में आने की वजह से रहने की समस्या बनी हुई थी। न्यू जॉब्स ब्रॉट मैनी पीपल इन सिटीज़, और उन्हें यहाँ पर आकर हफ्तों इंतजार करना पड़ता था बिना काम मिले। सो दे हैड टू वेट फॉर वीक्स। इस बीच कितनी मुश्किल से उनकी रातें गुजरती थीं, पुल के नीचे, नाइट शेल्टर्स में, रैन बसेरों में या फिर कैजुअल वार्ड्स में जाके। तो ये हाल था। और नौकरी की तलाश में गए लोगों की हालत और बिगड़ जाती थी क्योंकि सीजनलिटी ऑफ वर्क प्रोलॉन्ग्ड द पीरियड्स विदाउट वर्क। क्योंकि सीजनल डिमांड होने की वजह से उन्हें सीजन तक का इंतजार करना पड़ता था जब उन्हें वर्क अवेलेबल होगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी जब सीजनल डिमांड क्रिएट होगी उनके लिए। और जो वर्कर्स थे जो सीजनल इंडस्ट्रीज़ में लगाए जाते थे, जो कि अभी हमने देखा गैस इंडस्ट्रीज, ब्रूरीज, प्रिंटिंग एट्सेट्रा ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो जब सीजन ओवर हो जाता था सो दे वर लेफ्ट विदाउट वर्क, काम खत्म और उनकी परेशानियां फिर से शुरू सीजन ओवर होने के बाद। तो कुछ लोग तो सड़कों पर फिर आ जाते थे, दे वर ऑन द स्ट्रीट्स अगेन विदाउट वर्क, और कुछ लोग अपने घरों को लौट जाते थे देहात में जहाँ पे उन्हें कुछ काम मिल जाता था। और अधिकतर लोग ये चाहते थे, मीन्स मोस्ट लुक्ड फॉर ऑड जॉब्स विच वर डिफ़िकल्ट टू फाइंड। ये कोई छोटा मोटा काम भी मिल जाए, और जॉब्स मीन्स कि कोई ऐसा काम मिल जाए जो शायद उन्हें पसंद ना भी हो, तो कुछ इनकम उनकी हो जाएगी, तो वो भी काम प्राप्त करने में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। और अगर तनख्वाह बढ़ा भी दी जाती थी, मीन्स इंक्रीज इन वेजेस डिड नॉट इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, तो भी उनकी कंडीशन में कोई सुधार देखने को नहीं मिलता था। उसका कारण ये है कि अगर इनकम बढ़ भी जाए, एवरेज इनकम ज़्यादा होने के बावजूद भी जो वेरिएशंस और बदलाव और जो उतार चढ़ाव होता था ट्रेड में साल दर साल, उसे पता नहीं चलता था कि वेलफेयर स्टेटस क्या है वर्कर्स का। एवरेज आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए एक हफ्ते की फिगर, टोटल फिगर 30 यूनिट्स है, और इसे अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा 5। तो इसका मतलब पर डे 5 यूनिट्स बनी। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हो सकता है मंडे को 1 हो, ट्यूसडे को 10 हो, वेंसडे को कुछ भी ना हो, थर्सडे को 12 हो, फ्राइडे को 2 हो और सैटरडे को 5 हो। लेकिन एवरेज हमारा फिर भी यहाँ पर 5 निकल रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मंडे को कोई भी यूनिट नहीं है, सिर्फ 1 यूनिट है, वेंसडे को एकदम नील है, फ्राइडे को बिल्कुल कम है, ट्यूसडे को सबसे ज़्यादा है। तो ये वेरिएशन है। लेकिन जब एवरेज निकालते हैं तो 5, अगर हम इसे इनकम मान लें 30 रुपीज़ 6 डेज में, तो उसकी इनकम वेंसडे को बिल्कुल जीरो है। इस दिन वो परेशान रहा होगा, इस दिन यहाँ परेशान रहा होगा, इस दिन थोड़ा खुश रहा होगा। तो ये वेरिएशंस, फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव की वजह से एवरेज इनकम से नहीं पता चलता था कि उनकी वेलफेयर कंडीशन स्टेटस कैसा है। इसे और अच्छे तरह से हम समझ लेंगे इस पॉइंट से कि रियल वैल्यू ऑफ वर्कर्स इनकम फेल सिग्निफिकेंटली एज द राइज इन प्राइजेस नलीफाइड द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वेजेस। कि अगर वेज बढ़ रहा है, मजदूरी बढ़ रही है, लेकिन उसी के साथ प्राइजेस बढ़ जाएं, कि हमारी पर डे की इनकम 100 रुपीज़ है और किसी चीज़ का दाम 1 रुपये है, तो हम उसकी 100 यूनिट खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हमारी इनकम 150 हो गई, लेकिन इसका दाम बढ़ के 2 रुपये हो गया, तो अब तो हम 100 भी नहीं खरीद सकते। तो वेजेज इंक्रीज करने के बावजूद भी कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी कंडीशन अच्छी हो, क्योंकि प्राइस राइज अगर हो गया तो इस इंक्रीज को नलीफाई कर दिया इस प्राइस राइज ने। यही बात यहाँ बताई गई है और ये उदाहरण दिया गया है कि नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान, जो कि 1804 से और 1815 तक का पीरियड है नेपोलियनिक वार का, तो उस समय अक्सर प्राइजेस बढ़ जाया करती थी और इससे इनकी कंडीशन वर्कर्स की काफ़ी ख़राब हो जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, द वर्कर्स डिड नॉट गेट द एम्प्लॉयमेंट एवरी डे। प्रतिदिन उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था। इसकी वजह से भी इट अफेक्टेड एवरेज इनकम ऑफ द वर्कर्स, तो उसकी इनकम पे फ़र्क पड़ता था। एग्जाम्पल के लिए, एट द बेस्ट टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट अबाउट 10% वर एक्सट्रीमली पुअर, गरीब थे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई समय ऐसा हम मान लें
कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता था लोगों को, उस समय भी 10% गरीब रह जाते थे। लेकिन जब कोई इकोनॉमिक स्लम्प होता था, आर्थिक मंदी का दौर आता था और इकोनॉमिक क्राइसिस लगभग 1830s के समय था, तो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था। और ये अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक स्लम्प के दौरान फ्लक्चुएट करता था 35 से 75%। मीन्स कि जो 10% है गरीबी, वो 35% से लेकर 75% तक बढ़ जाती थी। और इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ऐसे भी इंसिडेंट्स होते थे कि स्प्रिंग जेनी, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं, दिस स्पिनिंग जेनी, जो कि कई साथ स्पिंडल्स को चला सकता था। स्पिंडल जिसको घूमने से जो कॉटन है, सूत, वो स्पिंडल के मोशन की वजह से वो थ्रेड में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, यानी इसे सूत काटना कहते हैं। तो अब कई स्पिंडल्स एक साथ चलाए जा सकते थे स्पिनिंग जेनी के माध्यम से। और ये जो स्पिनिंग जेनी था, इसे डिवाइस किया था जेम्स हार्ग्रीव्स ने 1764 में। और ये मशीनें भी अनएम्प्लॉयमेंट की अच्छी खासी जिम्मेदार थीं। मीन्स कि इस स्पिनिंग जेनी की वजह से स्पीडेड स्पिनिंग प्रोसेस, और अब कोई एक व्यक्ति इसे चलाकर थ्रेड प्रोड्यूस कर सकता था ज़्यादा मात्रा में। तो इससे डिमांड कम हो गई लेबर्स की, और मैनी वर्कर्स वर लेफ्ट विदाउट एनी जॉब एंड बिकेम अनएम्प्लॉयड। कि एक सिंगल वर्कर कुड मेक अ नंबर ऑफ स्पिंडल्स स्पिनिंग थ्रेड। तो स्पिनिंग जेनी लोगों के दुश्मन नजर आने लगी, खासकर औरतें। विमेन वर लूजिंग वर्क, उन्हें काम नहीं मिल रहा था। स्पिनिंग जेनी चरखा का ही एक रूप था। तो औरतें घर में बैठकर सूत काट कर, थ्रेड तैयार कर बाजार में बेचकर इनकम जनरेट कर लेती थीं। लेकिन स्पिनिंग जेनी के आने के बाद ये कारखानों में इसका प्रयोग होने लगा, तो औरतें इसे अपना दुश्मन समझकर इस पर अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे फिर ब्रिटेन में हालात सुधरे। आफ्टर 1840s बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में काफ़ी तेज़ी आई, रेलवे नेटवर्क के डेवलपमेंट में काफ़ी वर्क हुआ, जिसकी वजह से आयरन एंड स्टील की डिमांड बढ़ गई थी। तो अनएम्प्लॉयमेंट में थोड़ा कमी आई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, क्योंकि रोड्स बन रही थी, रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी, टनल डिगिंग, लेइंग ऑफ सीवर्स यानी ड्रेनेज सिस्टम, एम्बैंकमेंट, पुलों का, बांधों का निर्माण नदियों पे, इनमें मजदूरों का ही यूज होता था उस समय। इसे हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डबल्ड इन 1840s। तो 1840 तक आते आते ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में इनकी संख्या, मजदूरों की संख्या डबल हो गई, और अगले 30 सालों में और डबल हो गई। तो यहाँ पर स्थितियाँ कुछ सुधरती हुई नजर आ रही हैं आफ्टर 1840s ड्यू टू डिफरेंट बिल्डिंग एक्टिविटीज़, स्पेशली इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। तो इस तरह से हमारा ये सेकेंड पार्ट खत्म होता है। सो दिस पार्ट एंड्स हियर। आई होप कि वीडियो से लाभ जरूर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। See you in the next video. Till then, goodbye. Take care.